अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जासूसी करना और करवाना कोई आज की बात नहीं बल्कि ये निज़ाम कदीम ज़माने से चलता आ रहा है और ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए दुश्मन से बराह रास्त जोर आजमाई किए बगैर दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया जा सकता है। दोस्तों आज के दौर में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो अपने दुश्मन से बराह रास्त लड़ना चाहे। हाँ अलबत्ता अगर दुश्मन अपनी फौज लेकर चढ़ाई करने की कोशिश करे तो इस सूरत में बराह रास्त लड़ना जरूरी होता है। दोस्तों बराह रास्त लड़ाई से बचने की कोशिश को इसलिए ज्यादा तरजीह दी जाती है क्योंकि आज के दौर में हर मुल्क के पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जैसा कि मिसाइल, जदीद लड़ाका तैयार टैंक और अब तो कुछ ममालिक के पास एटमी ताकत भी मौजूद है जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो लाखों लोग एक सेकंड के अंदर अंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे। अगर आप एटम बम से होने वाली तबाही के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो आप हमारी न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान की सीरीज देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जिन हथियारों का मैंने जिक्र किया है इनसे किसी भी मुल्क का बहुत बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान हो सकता है और इसीलिए हर मुल्क अपना किसी भी किस्म का बड़ा नुकसान करवाने से बचने के लिए जासूसी के निजाम को तरजीह देता है और इस काम के लिए हर मुल्क अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाता है। इसी तरह पाकिस्तान की भी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिनमें से आज हम सिर्फ 6 की बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आईबी से यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एजेंसी दरअसल बरतानवी राज के इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिस्सा थी जिसे बरतानवी फौज के मेजर जनरल चार्ल्स मैग्रेगर ने कायम किया था जो उस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल था और 1885 में शिमला में बरतानवी हिंद फौज के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सरबराह था। दोस्तों आईबी के मकसद अफगानिस्तान में रूसी फौज की तैनातियों की निगरानी करना थे, लेकिन फिर गोरों से आजादी के बाद मुसल्लह अफवाज की तरह आईबी का इदारा भी तकसीम हो गया और पाकिस्तान की जानिब से इस इदारे के नाम में कोई तब्दीली नहीं आई और इसका नाम आईबी ही बरकरार रहा। आईबी पाकिस्तान की सबसे पुरानी एजेंसी है और दूसरे नंबर पर एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। आईबी इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान की वाहिद और अहम इंटेलिजेंस एजेंसी थी। इस एजेंसी का काम स्ट्रेटेजिक, डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस के अलावा मुल्क में मौजूद गैर मुल्की जासूसों और गद्दारों को पकड़ना था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था और वो मसला ये था कि आईबी के पास ना तो फॉरेन इंटेलिजेंस जमा करने के लिए कोई निजाम था और ना ही इतना बड़ा और तजर्बाकार स्टाफ था कि वो ये सारे काम कर सके। पर फिर भी आईबी ने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन उस दौर में निहायत सख्त हालात में ये सारे काम करना आईबी के लिए मुमकिन ना रहा और फिर 1948 में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के इदारे को कायम किया गया और ये वही आईएसआई है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनान इस्लाम और पाकिस्तान पर सख्त तारी हो जाती है और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आईएसआई के कयाम के फौरन बाद ही इसने हर सतह पर स्ट्रेटेजिक और फॉरेन इंटेलिजेंस जमा करने का चार्ज संभाल लिया। इस इदारे को मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथम ने कायम किया था। दोस्तों फिर से आते हैं आईबी की तरफ और आपको ये बताते चलें कि आईबी एक सिविलियन इंटेलिजेंस है और ये इदारा वजीर आजम पाकिस्तान के मातहत काम करता है और इसका डीजी यानी डायरेक्टर जनरल भी वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म से ही लगाया जाता है और ये डीजी सिविल या मिलिट्री इंटेलिजेंस का रिटायर्ड बंदा होता है। दोस्तों आज के दौर में आईबी का इदारा काउंटर इंटेलिजेंस और फॉरेन इंटेलिजेंस के काम सर अंजाम दे रहा है और एक वो दौर था जब आईबी के पास इतने वसाइल ही ना थे कि वो फॉरेन इंटेलिजेंस को देखता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज पाकिस्तान को इतने मजबूत इदारे दिए हैं। बाकी हम पाकिस्तानियों का काम है कि हम इन इदारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज की। इस वक्त पाकिस्तान की बहरी, बरी और फजाई अफवाज में 3 यूनिफॉर्म इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी ऐसी एजेंसीज जिनके अहलकार बावर्दी होते हैं मौजूद हैं। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं एआई की। एआई से मुराद एयर फोर्स इंटेलिजेंस है। एयर इंटेलिजेंस हर किस्म की सूरत हाल से बराह रास्त चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को आगाह करती है और एयर इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल भी एयर फोर्स खुद ही सेलेक्ट करती है। दोस्तों अब बात करते हैं नेवल इंटेलिजेंस एनआई की। एनआई चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के मातहत काम करती है और इसका काम समंदर और समंदर के आसपास खतरात से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना है और इन मालूमात को फौरी तौर पर नेवल हेडक्वार्टर पहुंचाना है ताकि बर वक्त एक्शन लिया जा सके। ज्यादातर एनआई पाकिस्तानी मेरीन कमांडोज को उनके ऑपरेशन के मुतल्लिक मालूमात फराहम करती है, जैसा कि दुश्मन की लोकेशन, तादाद और इनके पास किस किस्म के वेपन्स मौजूद हैं वगैरह वगैरह। और अब बात करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई की। एमआई मुल्क के अंदर गैर मुल्की एजेंट्स को पकड़ने और इनके खात्मे का काम करती है और दीगर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की निशानदही करना और वक्त आने पर इन अनासिर का गला दबोच कर इनका खात्मा करने का काम करती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मातहत काम करती है। दोस्तों अब बात करते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की। ये एजेंसी भी आईबी की तरह अंग्रेज के दौर की है। इस एजेंसी को वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया गया था। उस वक्त इसका नाम SPE यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था और इसका काम उस वक्त के बरतानवी राज के महकमे फराहमी और खरीदारी के शोबे में बड़े पैमाने पर बदनुआनी की तहकीकात करना था।
लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो SPE के इदारे को भी तकसीम कर दिया गया और भारत की जानिब से इस इदारे का नाम CBI रखा गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस इदारे के नाम में कोई तब्दीली ना की गई और इसका नाम SPE ही बरकरार रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ SPE को वफाकी हुकूमत के अहदेदारों के खिलाफ रिश्वत और बदउनवानी के जराइम की तहकीकात के अख्तियारात भी दिए गए। लेकिन फिर 1971 में पाक भारत जंग के बाद मुल्क का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया और फिर 7 मार्च 1972 को ब्यूरोक्रेट्स ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें FIA के इदारे को कायम करने के बारे में तहरीर किया गया था और फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक 13 जनवरी 1975 को FIA के इदारे को कायम किया गया। FIA के कयाम के बाद इसको रियासती पार्लियामेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंसानी स्मगलिंग, इमिग्रेशन जराइम और पासपोर्ट स्कैंडल्स के खिलाफ काम करने का हुक्म मिला। FIA ने इन कामों के अलावा टैक्स की छूट से लेकर रिश्वत लेने तक और माली नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ भी काम किया। ये सिविलियन इंटेलिजेंस है और इसका DG भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म से मुंतखब किया जाता है और ये DG सिविल इंटेलिजेंस सर्विसेज का बंदा होता है। दोस्तों, FIA के 13 मेजर यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स के नाम ये हैं: CTW यानी काउंटर टेररिज्म विंग, CW यानी क्राइम विंग, NCB यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, IW यानी इमिग्रेशन विंग, TW टेक्निकल विंग, LB लीगल ब्रांच, AHTW यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग, AW एडमिनिस्ट्रेशन विंग, ECW इकोनॉमिक क्राइम विंग, CCW साइबर क्राइम विंग, CC कॉम्प्लेन सेंटर, ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। इसका नाम तो आए रोज आप सुनते ही रहते हैं। और आखिर में इंटरपोल। दोस्तों, अब बात करते हैं ISI की। इसके बारे में आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि इसे किसने और कब बनाया। इसके अलावा जो नहीं बताया वो ये है कि इसके एहलकारों की तादाद यानी जो इस एजेंसी में काम करते हैं वो पाकिस्तान की बहरी, बरी और फजाई अफवाज से होते हैं। इसीलिए इस एजेंसी का नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल 3 स्टार जनरल होता है। दोस्तों, वैसे तो इस एजेंसी में काम करने वाले लोगों की तादाद किसी को नहीं पता, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस एजेंसी में काम करने वाले लोगों की तादाद 10,000 के करीब या इससे ज्यादा है। आज जो दुनिया में ISI का नाम है, इसके पीछे इस एजेंसी की अनगिनत कुर्बानियां हैं। दोस्तों, ISI ने इस मुल्क को बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से बचाया है और आज जो पाकिस्तान में अमन और सुकून है, इसके पीछे ISI का बहुत बड़ा और अहम किरदार है। दोस्तों, ये वही ISI है जिसने पाकिस्तान को ना खत्म होने वाली पाबंदियों में भी एटमी ताकत बनाया। न जाने इस दौरान हमारे कितने गुमनाम हीरोज ने अपनी जानें कुर्बान की होंगी इस प्यारे मुल्क पर। आए हम सब सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।